हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना लेसन चल रहा था कक्षा 10th का लेसन नंबर 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। इससे पहले के वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र थे उन तीनों क्षेत्र में से प्रथम क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हमने समझा था। आज हम नेक्स्ट यानी कि जो 2 क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र और इसके आगे के जो भी टॉपिक है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है उसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा जो क्षेत्र है वह द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को दूसरा नाम क्या है? विनिर्माण क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम है विनिर्माण क्षेत्र। इसका क्या अर्थ है? देखो, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि द्वितीय क्षेत्र के माध्यम से जो वस्तु होती है उनको विनिर्माण किया जाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न कच्चे माल का प्रयोग करके द्वितीय क्षेत्र के अंदर किसी वस्तु का विनिर्माण कार्य किया जाता है। विनिर्माण मतलब वस्तु को निर्माण करना, रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र आता है? द्वितीय क्षेत्र। यहाँ वस्तुएं निर्मित की जाती है, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंदर वस्तु को निर्माण किया जाता है और प्राथमिक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ये प्रक्रिया किसी कारखाना में, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं। तो कपास कहाँ पर होता है? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में। तो कपास तो आ गया प्राथमिक क्षेत्र। और कपास के पौधे से प्राप्त जो रेशा होता है उस रेशे से हम क्या निर्माण करते हैं? सूत निकाल के कपड़े का निर्माण करते हैं। तो कपास हो गया प्राथमिक क्षेत्र और कपड़ा क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि इसमें वस्तु का निर्माण होता है द्वितीय क्षेत्र में। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। तो गन्ना किस में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में, कच्चा माल है। और गन्ने से क्या बना? चीनी या गुड़। तो गुड़ और चीनी किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्र के अंदर। मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं और ईंटों से घर बनाते हैं या भवन बनाते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र का अर्थ होता है प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न कच्चे माल का प्रयोग करके किसी वस्तु को जब अंतिम रूप दिया जाता है, यानी किसी वस्तु को जब विनिर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंदर हम वस्तु का निर्माण करते हैं और प्राथमिक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? विनिर्माण क्षेत्र। यानी क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है, विनिर्माण क्षेत्र किसे कहते हैं या विनिर्माण क्षेत्र के उदाहरण बताइए। तो उदाहरण क्या लिखोगे आप? कपास से कपड़ा बनाना और गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी या गुड़ बनाना, और मिट्टी से क्या बनाना? ईंट बनाना। यह है द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र अंतर्गत आती है। यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि की जो तीसरी कोटि है वो कौन सी है? तृतीय क्षेत्र है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है। यानी तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियाँ होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती है? सहयोग करती है। ये स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती। यानी तृतीय क्षेत्र स्वतः क्या नहीं करती? वस्तु का उत्पादन नहीं करती। ये वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। सिर्फ क्या करती? सहयोग करती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो वस्तु बनकर तैयार हो जाती है उस वस्तु को सहयोग करने का कार्य किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन किस में आएंगे? तृतीय क्षेत्र में। यानी जब वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए हम उस वस्तु को मार्केट तक पहुंचाएंगे किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। तो परिवहन किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंदर। यानी कि सेवा कार्य हो रहा है इसके अंदर। तृतीय क्षेत्र में हमेशा क्या होता है? सेवा कार्य होता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र के एग्जाम्पल, उदाहरण: परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। अगर आपको उदाहरण पूछा जाए कि तृतीय क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं, गतिविधियाँ कौन सी है, तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहते हैं? यानी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का अर्थ लिखना है। दोस्तों, आर्थिक वृद्धि का अर्थ है
समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। यानी कि समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। सरल शब्दों में आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। तो दोस्तों सरल शब्दों में इसका अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। यानी किसी देश के अंदर बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक वृद्धि के अंदर किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को शामिल करते हैं। दोस्तों आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है, यानी कि आर्थिक वृद्धि को मात्रात्मक प्रक्रिया कहते हैं। आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते, यानी कि आर्थिक वृद्धि को आप मात्रात्मक यानी माप सकते हो, उसकी संख्या को माप सकते हो, लेकिन आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते। ये एक संकुचित अर्थ में लिया जाता है आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या आ गया? समय के साथ साथ राष्ट्र की वास्तविक उत्पादन या आय में स्तर में वृद्धि होना और किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट दोस्तों आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है, यानी कि आर्थिक वृद्धि तो होती संकुचित अर्थ में लिया जाता है और आर्थिक विकास का अर्थ क्या किया जाता है? यानी आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक है, या व्यापक मतलब विस्तारित है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। यानी कि आर्थिक विकास के अंदर किसी देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय तो शामिल होती है और इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे और उत्पादन की तकनीक तथा अर्थव्यवस्था की संरचना में भी क्या होता है? अनुकूल परिवर्तन होता है। यानी कि आर्थिक वृद्धि के अंदर तो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय वृद्धि होती है, उसका अर्थ होता है संकुचित अर्थ लिया जाता है। लेकिन आर्थिक विकास के अंदर यानी कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के साथ साथ उस देश के सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीक तथा अर्थव्यवस्था की संरचना में भी क्या होता है? अनुकूल परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ होता है संकुचित और आर्थिक विकास का अर्थ होता है व्यापक। तो ये था आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। नेक्स्ट दोस्तों सतत विकास, धारणीय विकास या पोषणीय विकास। तीनों नाम एक ही है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। सतत विकास किसे कहते हैं, धारणीय विकास किसे कहते हैं, या पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो क्या अर्थ लिखा है? सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये वह आर्थिक विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है। यानी सतत विकास दोस्तों वह विकास होता है जो वर्तमान यानी भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि वह विकास जो भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किया जाता है। यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए होने वाला विकास क्या कहलाता है? सतत विकास। लेकिन सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ी, भावी मतलब भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये वह आर्थिक विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि नहीं पहुंचाता। यानी कि प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति को बिना हानि पहुंचाए ये विकास करता है, वो कहलाता है सतत विकास। सतत मतलब लगातार। नाम तीनों एक ही, सतत विकास, धारणीय विकास, पोषणीय विकास। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों समावेशी विकास। समावेशी मतलब समा मतलब समान। समावेशी विकास ये सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। यानी ये विकास ये सुनिश्चित करता है कि जो विकास के जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए, यानी कोई भी वर्ग इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। अनेक लोग लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव, गरीब और शारीरिक असमर्थता के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार की योजना से वंचित रह जाते हैं। समावेशी विकास समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करता है। यानी समावेशी विकास उस विकास को कहते हैं जो समाज के वंचित वर्ग है, जो सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, उनके विकास के लिए क्या करता है? विकास की योजना लागू करता है। यानी बिना भेदभाव के विकास करता है। समा मतलब समान, बिना भेदभाव के जो विकास होता है, लिंग, जाति, धर्म के बिना भेदभाव के, उसको बोलते हैं समावेशी विकास। नेक्स्ट दोस्तों मानव विकास। मानव विकास की अवधारणा 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक की रचना के साथ मुखर हुई थी। यानी मानव विकास की अवधारणा कब स्टार्ट हुई थी? 1990 के अंदर महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम द्वारा 3 व्यापक आयामों द्वारा ज्ञान, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। दोस्तों आप इसको ज्ञान, स्वास्थ्य या जीवन स्तर याद कर लो, या फिर आप याद कर लो शिक्षा, स्वास्थ्य या प्रति व्यक्ति आय। यानी कि किसी देश का मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है वो 3 तत्वों के आधार पर जारी किया जाता है। 3 आयाम यानी 3 तत्व। वो तत्व कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। इन तत्वों के आधार पर मानव विकास जारी किया जाता है। तो ज्ञान, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को शामिल करते हुए मानव विकास के स्तर को मापने के लिए एक सूचकांक तैयार किया जाता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, किसी देश में मानव विकास सूचकांक किन तत्वों के आधार पर या किन आयामों के आधार पर जारी किया जाता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। 2 से आपके देखो, से और से। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश का मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का अर्थ ही होता है कि उस देश के अंदर मनुष्य का विकास किस आधार पर हो रहा है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर की है तो वो देश के मानव विकास सूचकांक में अव्वल है। पूरे विश्व के अंदर नॉर्वे ऐसा देश है जो मानव विकास सूचकांक में अव्वल आता है। तो ये थे मानव विकास सूचकांक। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में नियोजन। भारत में नियोजन। नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि नियोजन के माध्यम से हम वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधन यानी कि हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग करके हम उन लक्ष्यों को अनुकूल यानी कि नियोजन के माध्यम से हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। नियोजन के माध्यम से क्या करते हैं? हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं।